गुड मॉर्निंग। हम बेटा शुरू करेंगे आज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बेटा हमें बात करनी है ना आज। चलो देखो मैं बताता हूँ आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले ये देखो बेटा, आप इस चीज़ को देखो, ये है आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल। ये जो ए है ये आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ये देखिए सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिका के आइटम रखे हुए हैं, ये इतने सारे सिलिकॉन आइटम रखे हुए हैं। ठीक है, आपने क्या किया, अगर आपने एक ये यहाँ से ये वाला सिलिका का एटम यहाँ से निकाल लिया, इसको आपने निकाल के बाहर कर दिया और इसकी जगह किसको बैठा दिया, आर्सेनिक को। आर्सेनिक किस ग्रुप का बंदा है, ये 15 ग्रुप का बंदा है। और जो सिलिकॉन है वो किस ग्रुप का है, वो 14 ग्रुप का है। इतनी बात समझ में आई बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात करते हैं। अगर मैं सिलिका के इस एटम को, सिलिकॉन के इस एटम को ज़रा देखो, लिख सकता हूँ 284 और इसको क्या लिख सकता हूँ 285। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा और जो आर्सेनिक है वो 5 बॉन्ड बना सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में, तो 5 के साथ जुड़ सकता है फ़िलहाल। लेकिन हमने निकाला क्या है, सिलिकॉन एटम हमने निकाल लिया। तो जब सिलिकॉन एटम निकाला तो इसने इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर ली, 4 बॉन्ड ब्रेक करी। अब मैंने इसमें क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया यहाँ पर आर्सेनिक यूज़ किया। ये देखिए यहाँ आर्सेनिक यूज़ किया। ये क्या करेगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो जो 4 बॉन्ड टूटी थी तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड तो ये बना लेगा। इसके पास बेटा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ये। अब ये पूरे के पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा। समझ में आ गई बात। तो इस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका मतलब निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, और निगेटिव मूव कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम एन टाइप सेमी कंडक्टर। मैं फिर पूरी बात बताता हूँ। आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है ये। अगर ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो क्या करेगा, आप ज़रा ध्यान दें, ये सिलिका का एटम 4 दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, किसने, कोवेलेंट बॉन्ड। तो होगा क्या, जब आप इसको सिलिकॉन के एटम को यहाँ से निकालेंगे तो ये 4 बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, चारों बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर लेगा अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स के साथ। अब आपने इसमें इंट्रोड्यूस क्या किया, आपने इसके अंदर आर्सेनिक यूज़ किया। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। 15 को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 285। और जो सिलिकॉन हटा है वो कितना होता है, 14, 284। तो 4 बॉन्ड जो ब्रेक हुई हैं, तो आर्सेनिक जब आएगा तो वो 4 जो टूटी हुई बॉन्ड है वो बना लेगा। उसके पास आउटर मोस्ट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है इसलिए हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। समझ में आ गई बात, तो इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम ये कहेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ग्रुप नंबर 14, अगर आपने इसके मेंबर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, किसके थ्रू, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट से, तो बनने वाली चीज़ क्या होगी, आपकी बनने वाली चीज़ होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका तैयार हो जाएगा। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इंसुलेटर से ज़्यादा कंडक्टिविटी रखते हैं और कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी रखते हैं। हम इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज़। ये जो मैंने सिलिकॉन एटम हटाया, इसकी जगह आर्सेनिक डाला, इसका मतलब मैंने क्या किया, इसके अंदर इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कर दी। तो इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, कंडक्टिविटी में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा सिलिकॉन एटम हटा करके उसके अंदर ज़्यादा आर्सेनिक एटम डालते, ग्रुप नंबर 15 वाले ज़्यादा एटम डालते, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं हम उनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग, परसेंटेज ऑफ डोपिंग। ज़्यादा डोपिंग मतलब ज़्यादा कंडक्टिविटी, कम डोपिंग मतलब कम कंडक्टिविटी, दैट्स ऑल। तो अगर ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट का एटम आपने हटाया और ग्रुप नंबर 15 का उसकी जगह बैठाया, तो बनने वाला सेमीकंडक्टर कौन से टाइप का होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका तैयार हो जाएगा। समझ गए बेटा, ये चीज़ हो गई आपकी। अब बेटा बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे तैयार करते हैं। वही बातें दोबारा से, हमने क्या किया, जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था आपका, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। इस जगह पर पहले सिलिकॉन बैठी हुई थी, जहाँ पर अब एल्यूमिनियम बैठा हुआ वहाँ पहले कौन था, सिलिकॉन थी। तो जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम यहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो ये किसकी जगह इंट्रोड्यूस किया बेटा, सबसे पहले तो देखो मैंने सिलिकॉन जो कितना होता है 14,
14 का मतलब क्या हो गया 2, 8 और 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंने क्या किया, इसकी जगह एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस किया। एल्यूमिनियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 13, 13 का मीनिंग क्या होता है 2, 8 और 3। तो बेटा अगर ध्यान से देखो तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैं सिलिकॉन को हटाऊंगा तो वो 4 बॉन्ड ब्रेक करेगा, सिंपल सी बात है 4 बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसने 4 बॉन्ड बना रखी थी। और उसकी जगह जब एल्युमिनियम आएगा तो उसके आउटर मोस्ट में तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन उसकी ये वाली जो बॉन्ड है ये एम्प्टी रह जाएगी, रह जाएगी नहीं, ये कंप्लीट नहीं होगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उधार ले लेगा, ले लेगा कि नहीं ले लेगा। तो वो जो कमी थी इस बॉन्ड की, वो कमी अब किस पे आ गई, वो अब इस वाले पे कमी आ गई। मैंने इस वाले को मान लिया, मान लो 1 नंबर, और ये आपने मैंने मान लिया इसको 2 नंबर। तो जब 1 नंबर वाली बॉन्ड में कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए उसने दूसरे नंबर वाले सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अपनी कमी तो पूरी कर ली। जो बॉन्ड नहीं बन पा रही थी उसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो कमी पूरी कर ली और अपनी बॉन्ड फॉर्म कर ली। लेकिन वो कमी अब किस पे चली गई, 2 नंबर वाले सिलिकॉन एटम पर चली गई, चली गई कि नहीं चली गई, समझ में आ गया। और जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी एटम से ले लेगा, ये क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी एटम से ले लेगा। जैसे मान लो मैंने इस वाले को मान लिया 3 नंबर मान लिया, इसको क्या मान लिया 3 नंबर मान लिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो वो कमी किस पर आ जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन इस पर दे दिया इसने तो इसके पास यहाँ पर कमी आ जाएगी, तो वो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस पूरे के पूरे सिस्टम में सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में आपको ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपको लगेगा कि ये मूव कर रहा है। तो जो वैकेंसी होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आता है अपने प्लेस को, अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जा कर के बैठता है ना, जैसे 1 नंबर वाली सीट पर 2 नंबर वाली सीट से शिफ्ट करके गया, 2 नंबर वाली सीट पर 3 नंबर वाली सीट से शिफ्ट करके गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाता है, ठीक है, वहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव मैंने दिखाया है बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इनको हम होल्स बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स बोलते हैं, ठीक है। और होल क्रिएट कैसे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी सीट छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, ठीक है, तो वहाँ पर होल जनरेट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब मैंने ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट के एटम को हटा करके ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट के एटम को बैठाया, तो उसने क्या किया, 3 बॉन्ड तो बना ली, 4th बॉन्ड बनाने के लिए उसने अपने पड़ोस वाले सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन लेने शुरू कर दिए। इस तरह से क्या होगा, जहाँ पर कमी आएगी तो वो अपने पड़ोस से लेता चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज मूव करता दिखाई देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन सीट छोड़ देता है उसे होल बोलते हैं। तो आपको पूरे सिलिकॉन स्ट्रक्चर में अब ये होल मूव करते हुए दिखाई देंगे। इन एक्चुअल ये ऐसा मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन की वो होल जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप में आप साफ पता चल रहा है यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा बेसिकली ये तो फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में तो पूरी की पूरी इसकी थ्योरी आएगी, वहाँ पर और अच्छी तरह डिटेल में इसको समझा जा सकता है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट को हटाओ, उसकी जगह ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट को बैठाओ। और अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार करना है तो आप 14 वाले को हटा करके 13 ग्रुप वाले को इंट्रोड्यूस कर दो, तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम फिजिक्स में वहाँ करेंगे आसानी के साथ, समझ गए बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल% SrCl2 व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट में दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है। NaCl इज डोप्ड 10⁻³ मोल% SrCl2, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास हमने मान लिया 100 अगर NaCl हैं, 100 NaCl जो है हमारे पास है, तो उसमें 10⁻³ आपके क्या हैं SrCl2 हैं। तो अगर एक आपका NaCl हुआ तो 100 मोल NaCl से आपको 10⁻³ मोल SrCl2 मिलते हैं। तो 1 मोल NaCl से हमें कितने SrCl2 मिलेंगे, कम मिलेंगे ज़्यादा मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है कम मिलेंगे। तो 10⁻³ अपॉन 100 मोल किस चीज़ के, SrCl2 पे। देखो बेटा फिर समझ लो इस चीज़ को, थोड़ा सा टफ है ये,
किस तरह से करना मैं फिर बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास 100 मोल NaCl हैं तो उसमें 10⁻³ मोल SrCl2 के हैं, और अगर आपके पास 1 मोल NaCl का है तो उसमें कितने आपके SrCl2 मोल आ जाएंगे, 10⁻³ 100 मोल ऑफ SrCl2। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁵ मोल ऑफ SrCl2, इतने मोल आ जाएंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। एक चीज़ बताओ बेटा, एक Sr+2 कितनी वैकेंसी क्रिएट कर सकता है? अरे NaCl के 2 एटम्स को हटाएगा, ये हटाएगा तो NaCl के 2 Na+ को हटा देगा, हटेंगे Na के 2, लेकिन बैठेगा सिर्फ एक Sr। इसका मतलब है एक Sr+2 एक वैकेंसी क्रिएट करता है। एक Sr+2 कितनी वैकेंसी क्रिएट करता है? ओनली 1 वैकेंसी क्रिएट करेगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? 1 वैकेंसी क्रिएट करेगा एक Sr+2। तो बेटा 10⁻⁵ मोल SrCl2 कितनी वैकेंसी क्रिएट करेंगे? तो 1 मोल में अगर मैं क्या करूं, 10⁻⁵ मोल SrCl2 हैं हमारे 1 मोल NaCl में, तो हमारे 6.023 इंटू 10⁻23 में कितने हो जाएंगे? इसको आप सॉल्व कर लें, आपकी बात आगे क्लियर होगी। अगर एक Sr+2 एक वैकेंसी क्रिएट करता है तो हमारे पास टोटल Sr+2 है कितने, 10⁻⁵। ठीक है, तो 1 मोल NaCl के लिए आप ज़रा दिमाग लगाओ, कितने Sr+2 जो हैं वैकेंसी क्रिएट कर देंगे? वो हमारे इस चीज़ से आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन होना है, ख़त्म। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इफ़ Al+3 replaces Na positive at the S center of NaCl lattice then calculate vacancies in 1 mole of NaCl। ये चीज़ देखो बेटा क्या चीज़ है, NaCl में से Na पॉजिटिव सिर्फ एच सेंटर से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? एच सेंटर से। एच सेंटर होते कितने? 12 में से कितने एटम आ जाएंगे? 1/4, क्योंकि H पर 1/4 एटम होता है। इसका मतलब 3 एटम तो आपके वहाँ से हट सकते हैं, एज से। ठीक है बेटा, 3 एटम तो आपके एज से हट गए, और एक एटम आपका कहाँ से हटता है? एक एटम आपका सेंटर से हटता है। हटता नहीं मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि Na पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? एज पर होता है और सेंटर पर होता है। लेकिन हमारे ये वाले जो हैं ये रिमूव हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, और इनकी जगह कौन आगे बैठ जाएगा? इनकी जगह आगे बैठेगा Al+3। समझ में आया? रिमूव कौन हो रहा है? Na+ कहाँ पर थे? एच पर थे, वो हट जाएंगे, सेंटर वाला वहीं रहेगा। तो ज़रा दिमाग लगाओ, टोटल Na पॉजिटिव थे कितने? टोटल Na पॉजिटिव थे हमारे पास 4, उसमें से कितने रिप्लेस हो गए? 4 में से कितने रिप्लेस हो गए बताना ज़रा, कितने रिप्लेस हो गए? 4 में से हमारे 3 रिप्लेस हो गए। इसका मतलब है 3/4 पार्ट, 3/4 Na पॉजिटिव will be replaced by what? Replaced by Al+3। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके 3/4 Na पॉजिटिव रिप्लेस हो जाएंगे Al+3 से। ठीक है, अब जरा दिमाग लगा, हमारे पास हैं कितने? 1 मोल NaCl है, तो 1 मोल NaCl का मतलब क्या हो गया? 6.023 इंटू 10⁻23 Na पॉजिटिव। आएंगे कि नहीं आएंगे? इतने Na पॉजिटिव। अब इसमें से कितने रिप्लेस हो गए? इसमें से इसके 3/4 रिप्लेस हो गए। इसको बेटा ज़रा सॉल्व करो, देखो ये वैल्यू कितनी आई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है। काटो इसको, जब आप इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 3/4 से, तो देखो क्या आएगा। ये सारा सॉल्व होकर क्या आ रहा है आपका, रफ कॉपी में करके देखते हैं। 4.5 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू आ रही है। समझ आया कि नहीं आया? ये वैल्यू आ रही है, क्लियर हो गई? इतने जो हैं आपके Na पॉजिटिव रिप्लेस हो जाएंगे, इतने Na पॉजिटिव जो हैं आपके रिप्लेस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? रिप्लेस। इनको हटा दिया जाएगा, रिप्लेस। अब रिप्लेस करने वाला बंदा कौन है? Al+3।
3, Al+3। अब एक कॉमन सेंस की बात आप बताना, एक Al+3 कितने Na पॉजिटिव को हटा सकता है? 3 को। Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है? 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव Al+3 एक अकेला 3 Na पॉजिटिव को हटा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सीट यहाँ Na बैठा है, दूसरी सीट Na बैठा है, तीसरी सीट Na बैठा है, लेकिन एक अकेला Al यहाँ पर अगर आके बैठ गया, Al+3, ठीक है, तो ज़रा दिमाग लगाओ, वो इन तीनों से Na+ को हटवा देगा कि नहीं हटवा देगा? एक अकेला Al इन तीनों से Na पॉजिटिव को हटवा देगा। बैठेगा एक जगह, लेकिन बाकी की 2 सीटें आपको खाली दिखाई दे रही हैं। दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम Na पॉजिटिव को हटा दें और उन Na पॉजिटिव की जगह हम Al+3 यूज़ कर रहे हैं, तो वो Al+3 जो है कितनी सीटें खाली करवा देंगे? कुछ सीटों पर तो खुद बैठ जाएंगे और कुछ सीटें वैसे ही खाली रह जाएंगी। तो जो मैंने आपको समझाया कि एक अकेला Al+3 3 सीटें खाली करवाता है, 3 में से एक पे बैठता है, 2 खाली रह जाती हैं। इसका मतलब है जितनी भी सीटें हैं उसका 2/3 हिस्सा तो खाली रहना है। भाई टोटल 3 थी, टोटल तो 3 है, 1 2 3। अब इन 3 में 2 सीटें हमेशा खाली रहती हैं। समझ आया कि नहीं? इन 3 में से हमेशा 2 सीटें खाली रहती हैं। इसका मतलब Al+3 जितने भी Na पॉजिटिव हैं उनके 2/3 हिस्से को खाली रखेगा। मानते हो कि नहीं? और जो हिस्सा खाली होगा उसी का नाम क्या होता है? वैकेंसी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? खूब अच्छी तरह सोच लो। एक Al+3 3 Na पॉजिटिव को हटाएगा, और जब 3 Na पॉजिटिव को हटाएगा तो 3 सीट खाली होंगी, लेकिन वो बैठेगा तो एक ही सीट पर, तो 2 सीटें खाली रहेंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैकेंसी बोलते हैं। बोलो बेटा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब है जितने भी Na पॉजिटिव हैं, इसका मतलब उतनी सीटों में सिर्फ 2/3 जो है आपकी वैकेंट रहेंगी। उस पर कोई भी बैठा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, ना तो Na पॉजिटिव बैठा होगा और ना ही Al+3 बैठा होगा। बोलो, ये बात आपके दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? क्लियर, समझ में आ गई? अब हम आगे की बात करते हैं। तो बेटा अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास टोटल Na पॉजिटिव थे कितने? 4.5 इंटू 10⁻23, ये टोटल Na पॉजिटिव थे। इसकी 2/3 पार्ट जो है ये हमारा क्या रहेगा? वैकेंट रहेगा। क्या रहेगा? वैकेंट रहेगा। इसका मतलब हमारी वैकेंसी कितनी आ गई? 2/3 इंटू 4.5 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। गॉट द आइडिया बेटा? इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, एनालिसिस शोज दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज़ द एम्पिरिकल फार्मूला M0.9601। कितना है? M0.96, M कितना है? 0.96, M0.96, और O कितना हमारा? 1 है। O कितना है? 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? ये बात बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है? ये बात बिल्कुल सिंपल, ये बात आपके समझ में आ गई। अब ज़रा ध्यान देना, हुआ क्या होगा कि शुरू में तो ये MO रहा होगा। क्या रहा होगा? MO। फिर क्या हुआ होगा? कुछ M जो कि पहले M+2 फॉर्म में थे, उनको किसने हटा दिया होगा? M+3 वालों ने हटा दिया होगा। M+3 वाले M+2 वालों की जगह बैठ गए होंगे आकर के। अब ज़रा दिमाग लगाना, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? हैं तो दोनों M, लेकिन एक +2 है और एक +3 है। इससे फ़र्क क्या पड़ा ये मैं बताता हूँ। मान लो हमारे पास M+2 वाले कितने हैं? 3 हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इनका? 6 हो गया। M+3 वाले कितने? M+3, अगर मैं इनके 2 ले लूँ तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब अपने आप में ये हुआ कि इसके 3 की ताकत इनके 2 की ताकत के ही बराबर हुई। इसका मतलब है M+3 ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर 3 M+2 हटाऊंगा तो उसकी जगह 2 M+3 से काम चल जाएगा। खूब अच्छी तरह सोच लो, जैसे ये एक मैन है, ये एक आपका मैन है और ये आपका दूसरा मैन है, ठीक है? दोनों की ताकत बराबर है, दोनों की ताकत में कोई अंतर नहीं है। ये जो है आपका 2 ब्रिक लेकर के खड़ा हुआ है, 1 और 2, लेकिन ये जो है बंदा आपका, ये एक हाथ में 3 ब्रिक लेकर के खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मास तो दोनों का सेम है, लेकिन चार्ज में डिफरेंस है। इसका मतलब 2 M+3
3m+2 को हटा सकते हैं, तो 3m की जगह 2m से काम चल जाएगा। इसका मतलब है उस क्रिस्टल के अंदर m का जो मास है वो डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ। जहाँ 3 लोग थे वहाँ 2 ही लोग हैं, इसका मतलब है m की वैल्यू डिक्रीज हो गई, m का मास डिक्रीज हो गया। इतनी केमिस्ट्री समझ में आई। अब हम आगे की बात कर लेते हैं बेटा। ये देखो, अब हम आगे की बात करेंगे। एक बात बताओ, कोई भी आपका क्रिस्टल है या कोई भी कंपाउंड है वो न्यूट्रल इन नेचर दे रहा है। m 0.96 O ये न्यूट्रल है, इसका मतलब चार्ज बैलेंस होने चाहिए। मैं मान लेता हूँ मेरे पास m+3 वाले कितने हैं टोटल, x, कितने एटम है, x हैं, और m+2 वाले कितने हो गए, फिर m+2 वाले हो गए बेटा 96 माइनस x, क्योंकि मैंने O क्या मान लिए, O-2 क्या मान लिए, मैंने 100 मान रखे थे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो चार्ज टोटल कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। तो अब जरा दिमाग लगाओ, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है x × 3, ये तो m+3 की वजह से हो गया, प्लस 2 × 96 माइनस x, ये m+2 वाले की वजह से हो गया। तो ये टोटल क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए, 100। O के ऊपर कितना चार्ज है, 2 का चार्ज है, निगेटिव है, वो एक अलग बात है। इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं, तभी तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के न्यूट्रल बनेंगे बेटा। बोलो खूब अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपका निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन की वजह से। अब एक बात है, इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा 3x, यहाँ क्या आ जाएगा 96 2 जा 192 माइनस 2x इज इक्वल टू 200। तो बेटा यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 200 माइनस 192, ये आ जाएगा 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे x कितने थे, m+3 कितने थे 8, और m+2 कितने हो गए मेरे 88 हो गए। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी में कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा फाइनल देखो क्या होगा। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये चेक करो। हमारे पास है m+2, m+3 और O-2, ये चीज़ें, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा ध्यान देना, हमारे पास m+2 कितने हैं, m+2 हमारे पास 88, ये कितने हैं 88, और ये कितना है, ये है मेरा 8, और O कितना है, O है मेरा 100। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब टोटल मोलर मास कितना है आपका, टोटल मोलर मास कितना हुआ, ज़रा दिमाग लगाओ, टोटल मोलर मास कितना हुआ, दिमाग लगाइए अब अपना। टोटल मोलर मास नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ m+2 एंड m+3 आयंस इन द क्रिस्टल। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल आएगा। बड़ा क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ m+2 एंड m+3 आयंस इन दिस क्रिस्टल। एक बात बता, m+2 कितने हैं, m+2 की बात अगर मैं करूँ m+2, तो m+2 टोटल कितने 88, तो ये जो 88 है ये 96 का कितने परसेंट है, इससे निकल आएगा। परसेंटेज ऑफ m+2 आ गया। और m+3 की जब बात करूँगा तो क्या आएगा बेटा, टोटल m+3 कितने थे 8, कितने में से 96 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज किसका आ जाएगा, ये परसेंटेज m+3 का आ जाएगा। दैट्स ऑल। इस तरह से सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की। सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखो बेटा, कंडक्टर होते हैं आपके जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो होनी चाहिए किस ऑर्डर की, वो होनी चाहिए आपकी जाकर के 10⁴ से 10⁷ के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका कंडक्टिविटी की वैल्यू है, ये कंडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर किसी भी मटेरियल के अंदर इस रेंज की कंडक्टिविटी है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है, अगर इस रेंज की कंडक्टिविटी है तो आप उसको क्या कह सकते हैं, कंडक्टर कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। और अगर इसी चीज़ के अंदर आप ज़रा ध्यान से देखें कि अगर इसके अंदर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कंडक्टिविटी है तो ये मेटल का केस होता है। समझ में आ गया। अगर हमारे पास 10⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स की कंडक्टिविटी है तो ये केस किसका होता है, मेटल का होता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ क्लियर हो गई।
आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? तो अगर हम कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में बात करें तो कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर की कंडक्टिविटी हो, और उसमें भी अगर 10⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स की कंडक्टिविटी है तो वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं? वो मेटालिक में लाई करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बेटा जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं, मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, ये बात मानते हो कि नहीं मानते? जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, तो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने का रीज़न क्या है। कोई भी चीज़ फ्लो कब करेगी? जब उसको कोई कैरियर मिलेगा। तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। समझ में आ गई? तो मेटालिक जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही हम उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ये तो सारा हम फिजिक्स में सीखेंगे। तो इनके अंदर होते हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ में आ गया? तो सॉलिड स्टेट में भी जो है, अगर मेटल जो है आपका सॉलिड स्टेट में है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और वो मूव करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं ये अलग तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। या तो ये मॉल्टन स्टेट में होंगे, किस स्टेट में होंगे? मॉल्टन। या फिर ये किस स्टेट में होंगे? या फिर ये होंगे आपके एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होंगे। अगर मॉल्टन स्टेट में है तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करेंगे, और अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक जो होते हैं आपके, ये कभी कभी सॉलिड स्टेट में भी जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं। वो केस वो होता है अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी हो। क्या चीज़ हो इसके अंदर? इसके अंदर इम्प्योरिटी हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मेंटेन करवा सकते हैं। समझ में आ गया? तो वो इम्प्योरिटी की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है और कोई रीज़न नहीं बनता। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे आपका NaCl हो गया, आपका KCl हो गया। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके क्या हैं? ये सब आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। और मेटालिक कंडक्टर तो आप दुनिया भर के जानते हो, जैसे आयरन है, सिल्वर है। ठीक है, इन सब की वजह से जो है मेटालिक कंडक्टर होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करेंगे इंसुलेटर की। किसकी बात करेंगे? इंसुलेटर की। जरा ध्यान दो बेटा, इंसुलेटर की बात करेंगे अब। देखो बेटा, इंसुलेटर के केस में क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है, क्या चीज़? कंडक्टिविटी। ये जो कंडक्टिविटी अभी मैंने उसमें बताई थी ना आपको, कंडक्टर के केस में 10⁴ से 10⁷, तो इसमें जो है ये कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻10 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। साफ दिखाई दे रहा है, काफ़ी लो वैल्यू है, इसलिए इंसुलेटर है। इनके अंदर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, ये जो है आपके 10⁻10 और बल्कि 10⁻20 से 10⁻10 इस रेंज में इनकी कंडक्टिविटी होती है, इसलिए जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करवा पाते। इनकी कंडक्टिविटी इसीलिए जो है लो है, कंडक्टिविटी लो है इनकी। अब इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है बेटा, प्लास्टिक हो गई आपकी, ठीक है, वुड हो गया, दोनों चीज़ें देख रखी हैं आपने, प्लास्टिक हो गई, वुड हो गया, रबर हो गया जी, रबर भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके बाद जो है आप सल्फ़र हो गया आपका, सल्फ़र, ये भी जो है आपका इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, सल्फ़र है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इंसुलेटर को किस बेसिस पे चेक करेंगे? उसकी कंडक्टिविटी की बेसिस पे चेक करेंगे। कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है इसमें? 10⁻20 से 10⁻10 पर ओम पर मीटर। काफ़ी लो वैल्यू है, इसलिए आप मान के चल सकते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करीब करीब ना के बराबर होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक, वुड, रबर, सल्फर एक्सेट्रा। गॉट द आइडिया? अब बेटा अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो होता है बेटा 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये आपके इंसुलेटर से बेटर होते हैं, ये इंसुलेटर से बेटर होते हैं, ये इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन होता है आपका, जर्मेनियम होता है, ये सब जो है आपके सेमीकंडक्टर्स में आते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपका कंडक्टर होता है उससे इसकी कंडक्टिविटी लो होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें सीख ली, इंसुलेटर जान लिया, कंडक्टर जान लिया, सेमीकंडक्टर जान लिया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक करते हैं।